वेलकम। साइंस पॉइंट में पुनः आज आपका स्वागत है। आज अपन लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब तक अपन ने केमिस्ट्री में ये देख लिया था टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसके साथ में अपन ने बता दिया था कि कार्बन के प्रकार के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार एल्किल हैलाइड, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यदि प्राथमिक कार्बन परमाणु पर एल्किल ग्रुप जुड़ा एल्किल मतलब हैलाइड जुड़ा हुआ हो, हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक और तृतीयक पर जुड़ा हो तो तृतीयक बोलते हैं। और उसके साथ में कल आपने पढ़ा था कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है ना। एल्केन को पैराफिन्स भी कहते हैं। ठीक है ना। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके इसकी क्रियाशीलता कम होती है। ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कौन से यौगिक होते हैं? वे यौगिक होते हैं जिसमें जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हो, उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसको संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। असंतृप्त किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब एल्केन का सामान्य सूत्र ये हो गया एल्केन, और इसका अपने को अगर एल्केन ग्रुप बनाना है तो इसमें से क्या करेंगे, अपने एक एच हटा देंगे। तो एक एच हटा देंगे तो इसका एल्केन ग्रुप बनेगा CH2n+1। ठीक है। मान लीजिए n बराबर 1 में लगा दूं तो आपको बनता है CH4। इसकी अपने चर्चा की थी। इसे मार्स गैस बोलते हैं। मार्स का मतलब होता है गंदी हवा। ठीक है, जहां गंदगी ज्यादा होती है वहां ये गैस मिलती है। जैसे आपको पूछे कि गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है तो यही होगा। एक कोयले की बैंड के बारे में आपको बताया था, CBM, कोल, बैंड, मीथेन। ठीक है, कोल की बैंड होती है, उसके बीच में सिपी हुई रहती है। जैसे ही हवा बढ़े तो ये विस्फोट के साथ में जलने लगती है। ठीक है ना। इसलिए ये CBM, इसलिए इसको फायर डैम बोलते हैं। क्वेश्चन खूब बार एग्जाम आया कि कोयले की खानों में आग लगने का मुख्य कारण क्या है, तो ये गैस है। इसको नेचुरल गैस बोलते हैं। CNG बोलो चाहे आपका LNG बोलो, यही होती है। और इसका वीडियो अपन ने अलग से पढ़ रखा है पहले से, आप इसको देखना। CNG, LNG और LPG में क्या अंतर है। अब आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है, आपकी चीज केमिस्ट्री का एक बेस है ये। जैसे कोई व्यक्ति गुना भाग करे तो उससे पहले 10 तक के पाउडर उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वही चीज है यहाँ पर। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आप देखना। अगर एक आप CH3 H हटा करके अगर H हटाऊं, CH4 में से एक H रिमूव करूं मैं तो CH3 बनेगा। इस ग्रुप को मैथिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथिल ग्रुप। अगर अब यहाँ Cl लगा दिया तो क्या होगा, मैथिल क्लोराइड। Br लगा दिया मैथिल ब्रोमाइड। OH लगा दिया मैथिल एल्कोहल, है ना। NO2 लगा दिया क्या बना, नाइट्रोमेथेन बन जाएगा। बात है समझ में नहीं? अगर n बराबर मैं 2 कर दूं तो ये बनेगा CH2S6 यानी CH3 और CH3 एथेन। एथेन में कितने प्रकार कार्बन है बोलो? कितने प्रकार कार्बन है? आपके ए प्रकार का, 1 डिग्री ए भी 1 डिग्री एक ही है। कार्बन तो भले ही हो, डिग्री एक ही है। ठीक है, बात आई समझ में नहीं आई? अच्छा, अब इसमें से एक गैस आपको हटाओगे आप लोग तो आपको प्राप्त हुआ एथिल ग्रुप। अब आपको बोले एथिल क्लोराइड लिखो तो अपन लोग क्या लिख Cl लगा देंगे, आप एथिल क्लोराइड हो गया। Br लगाऊंगा एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर लगाऊं NO2 ग्रुप लगाऊं तो नाइट्रो एथेन हो जाएगा। OH ग्रुप लगा दूं तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में अगर मैंने कहा एक ही कार्बन परमाणु से 2 हैलोजन अपने को हटा देते हैं, 2 H अपने हटा देते हैं तो उस ग्रुप जो बनता है उसको बोलते हैं एल्किलिडीन। ठीक है, एल्केन के एक ही कार्बन परमाणु से अगर 2 H हटा दिए जाते हैं तो उस ग्रुप को बोलते हैं एल्किलिडीन ग्रुप। ये एथिलीडीन ग्रुप है। क्यों है? क्योंकि 2 कार्बन इसलिए H बोलेंगे। लिडीन क्यों बोलेंगे? लिडीन इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक ही कार्बन से 2 H हटा दिए गए हैं।
अब मान लीजिए आपको पूछे कि इसका नाम क्या है, तो बहुत सारे लोग उल्टा उल्टा नाम बताएंगे, लेकिन इसका नाम है एथिलीन क्लोराइड। क्या नाम है इसका? एथिलीन क्लोराइड। एथिलीन क्लोराइड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि एक ही आपके क्या है, जो कार्बन परमाणु है उसे 2 H हटा करके 2 आपके हाइड्रोजन लगा दिए गए हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलेंगे एथिलीन क्लोराइड। ठीक है, एथिलीन क्लोराइड। ठीक है, अब मान लीजिएगा यहाँ ये आपका हुआ CaCl2। अब मैं एक चीज आपको यहां से बताना चाहता हूं कि एक ही कार्बन परमाणु से अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो उसको जैमडाई हैलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जैमडाई हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जैमडाई हैलाइड। एक ही कार्बन परमाणु से अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हो तो उसे क्या बोलते हैं? जैमडाई हैलाइड। उसे बोलते हैं जैमडाई हैलाइड। ये जैमडाई हैलाइड है। जैमडाई हैलाइड क्यों है? क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जैमडाई हैलाइड। अगर एक इसी का दूसरा है, अगर पास वाले कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़े हुए हो तो उसको क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। ये विसिनल हैलाइड है क्योंकि पास वाले कार्बन परमाणु से ये हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे के समावी है। अपन लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ स्थिति चेंज हुई है। ये 1 पे था, दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए, ये 1 पे एक है, एक 2 पे है, इसलिए पोजीशन क्या आइसोमेरिज्म है यहाँ पर। बात है समझ में नहीं? ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी स्थिति समावी, ये एक दूसरे के हैं। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए n बराबर उस फॉर्मूले के अंदर आपको पूछे कि एथिलीन क्लोराइड लिखो, एथिलीन ब्रोमाइड लिखो, तो गलती नहीं करनी है। आपके एग्जाम में पूछ रहेगा क्या होता है जबकि एथिलीन क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय की उसके साथ करवाई जाए। क्या होता है जबकि एथिलीन क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाई जाए। क्या होता है जबकि आपका एथिलीन क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाए। ठीक है, तो सभी आप तभी इस रिएक्शन को कर पाएंगे जबकि आपको इसका लिखना आना चाहिए नाम। ठीक है, सूत्र लिखना आना चाहिए। अब एल्केन के फॉर्मूले में अगर मैं n बराबर 3 कर दूं तो सूत्र बन जाएगा C3H8। इसको प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन का सूत्र ये हो गया। इसमें कितने प्रकार के कार्बन हैं? कार्बन तो इसमें 3 है, लेकिन प्रकार कितने हैं? ये 1 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि एक से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री। ये कौन सा है? 2 डिग्री है, और ये आपका 1 डिग्री है। यहां से H डाउन से यहां से H डाउन एक ही ग्रुप बनेगा। ठीक है ना, और ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये CH2। इसको बोलते हैं एन प्रोपिल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, अब मैंने थोड़ी देर पहले लिखा ये CH3 और CH2, ये इसको मैंने एन एथिल नहीं कहा, एथिल ही कहा, क्योंकि एथिल ग्रुप एक ही है। प्रोपिल ग्रुप आपको 2 बनेंगे, एक यहां से H हटाएंगे तो बनेगा, यहां से एक H हटाएंगे तो अलग बनेगा। जैसे एक कक्षा में मान लीजिए 2 बच्चे होते हैं तो उसके नाम अलग अलग नाम रख, जैसे नरेश नाम के 2 बच्चे हैं क्लास में, तो नरेश 1 या नरेश 2 करते हैं, या उसके पिताजी का नाम आगे लिख देते हैं, कुछ उसको प्रतीक देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। एक ही नाम है तो उसमें कोई समस्या नहीं, इसलिए मैंने यहाँ एथिल लिखा, एन एथिल नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ एन प्रोपिल है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एन प्रोपाइल क्या होता है जबकि एन प्रोपाइल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करवाई जाए। एन प्रोपिल क्लोराइड की अभिक्रिया आपके किसके? KCl के साथ करवाई जाए। ठीक है, क्या होता है जबकि एन प्रोपाइल क्लोराइड की अभिक्रिया आपके एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाए। तो आप कब जब कर पाएंगे इसको बेहतर ढंग से, जबकि आपको इसका नाम लिखना है। यहाँ Cl लगा देंगे तो एन प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा, OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एन प्रोपिल, क्या हो जाएगा? एन प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है ना, अब एक गैस यहां से हटाओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो जिसको ये समझ में आ गया ना, आप लोग समझो पूरी आधी केमिस्ट्री उसको समझ में आ गई है। ये आइसो ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलेंगे आइसो, और ये प्रोपील, आइसो प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है ना, अब ये समझना आइसो होता क्या है। अब उसे क्या होता है जबकि आइसोप्रोपिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCl के साथ करवाई जाए। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की अभिक्रिया किसे करवाई जाए? जलीय KOH के साथ में करवाई जाए।
अब आइसो का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से आप समझना है इसको, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरह से। आइसो का मतलब ये होता है कि एक ही कार्बन परमाणु से दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है, समझ गए मेरी बात को नहीं। एक ही कार्बन परमाणु से कितने ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए, दो CH3 ग्रुप। पहला आप चेक ये करेंगे, ठीक है, ये आइसो ग्रुप हो गया, और यहां से आपका कम से कम दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए होंगे एक कार्बन से, कम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए ना, 3 से कम का आइसो ग्रुप होगा नहीं। अब ये आइसोप्रोपिल है। अब क्यों है, अच्छी तरह इसको समझना। आइसो ग्रुप क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु से दो मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। और प्रोपिल क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है, इसलिए इसको आइसोप्रोपिल बोलते हैं, ठीक है ना। इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल। क्यों आइसोप्रोपिल, क्योंकि ये आइसो ग्रुप क्यों है, क्योंकि एक कार्बन से दो मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। प्रोपिल क्यों, क्योंकि टोटल कार्बन आपके 3 है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ये मैं लिख दूं तो इसको पूछूंगा इसका नाम क्या है, ठीक है, क्या नाम है इसका, तो आप मुझे बताओ एक ही कार्बन परमाणु से दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए नहीं है। अगर एक ही कार्बन परमाणु से दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसको बोलेंगे आइसो ग्रुप। हो गया बात समझ में। अब आइसो ग्रुप हो गया और टोटल कार्बन कितने हो गए, कितने हो गए टोटल कार्बन, टोटल कार्बन हो गए 4, तो इससे बोलेंगे आइसोब्यूटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोब्यूटीन। क्या होता है, जबकि आइसोब्यूटीन क्लोराइड की अभिक्रिया केवल जलीय केवल के साथ में करवाई जाए, जब आपको आइसोब्यूटीन का सूत्र लिखना आएगा ना, आइसोब्यूटीन क्लोराइड, जब आप रिएक्शन कर रहे होंगे बीच में, ठीक है ना। अब आइसो क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु से कितने CH3 समूह जुड़े हुए हैं, आपके 2 जुड़े हुए हैं, इसलिए आइसो। और ब्यूटीन क्यों भाई, क्योंकि ब्यूटीन इसलिए क्योंकि टोटल कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए। अब मान लीजिए कोई पूछे आपको कि इसका क्या नाम है भाई, इसका नाम क्या है, मान लीजिए ये पूछ ले इसका नाम क्या है, क्या नाम है, जैसे यहां लिख दूं मान लीजिए Cl, ठीक है, Cl को अभी रहने दो, बाद में लिखता हूं, लिख दूंगा, Cl भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, आपको देखना चाहिए एक कार्बन परमाणु पर कितने मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आइसो है। और टोटल कार्बन कितने हैं, 3 और 2 5, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आइसोपेंटिल। आइसोपेंटिल समूह बोलते हैं इसको, आइसोपेंटिल, ठीक है, आइसोपेंटिल, इसको बोलेंगे आइसोपेंटिल। अब आपको बोलेंगे इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है आइसोपेंटिल क्लोराइड। और अगर मैं OH कर दूं, इसका ये बहुत ज्यादा आता है, तो इसको बोलेंगे आइसोपेंटिल ब्यूट एल्कोहल, आइसोपेंटिल एल्कोहल। बात आई समझ में नहीं। अब मैं आपसे ये पूछूं, क्या CH3 और ये CH और ये CH3 और ये CH2, ये CH2 और CH2, इसका क्या नाम है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये क्या है आपका 1 और 2, एक कार्बन परमाणु पर कितने मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, 2, टोटल कार्बन कितने हुए 6, तो इसका नाम होगा आइसोहेक्सीन। क्या नाम होगा, आइसोहेक्सीन। अब आपको पूछेंगे आइसोहेक्सीन एल्कोहल, तो OH लगा देंगे, आइसोहेक्सीन क्लोराइड, तो आपको यहाँ Cl लिख देंगे। समझ में आई बात को नहीं। अब ऐसी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में IUPAC नाम इनके दे देंगे, ठीक है, या इनका साधारण नाम दे देंगे, है ना, और पूछेंगे निम्नलिखित में से किस में आइसो ग्रुप मौजूद है, ठीक है ना। तो आपको पहचाना है आइसो ग्रुप का क्या मतलब होता है, एक ही कार्बन परमाणु पर 2 CH3 ग्रुप जुड़े होने चाहिए, वो आइसो ग्रुप होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आइसो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नामकरण वगैरह में, रिएक्शन में, हर जगह ये आएगा आइसो ग्रुप, ठीक है ना। आदि केमिस्ट्री इसी से जुड़ी हुई है। अब मैं अगला मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तो अपने क्या क्या है, ये प्रोपेन थी, मैंने आपको बताया प्रोपेन में आपका 2 प्रकार के कार्बन हैं, वैसे टोटल कार्बन 3 है प्रोपेन में, लेकिन प्रकार 2 ही है। ये 1 डिग्री है क्योंकि ये 1 से जुड़ा हुआ है, ये भी 1 डिग्री क्योंकि 1 से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बात आई समझ में नहीं। अगर एक हाइड्रोजन मैं यहां से हटा दूं तो उसको बोलेंगे
यहां से हटाऊं एक एच तो बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अगर यहां से एच हटाऊं तो एन प्रोपेन, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछे हैं C3H7 के टोटल कितने समावी है, तो इसका आंसर होगा 2। समावी किसे कहते हैं? अब आप लोगों को ये भी देखना है समावी और एक होता है संजात। 2 लोग हैं यहां से। समावी वो होते हैं जिनका अणुसूत्र समान होता है। संजात का मतलब होता है जाति के तो एक ही है लेकिन इनका अणुसूत्र समान नहीं होता। जैसे मैंने अभी लिखा ये CH4 मीथेन, और मीथेन का अगला संजात कौन है? आपका C2H6, ये संजात है अगला। मतलब एल्केन की सभी फैमिली एक दूसरे के संजात है। एल्कीन के सभी सदस्य क्या एक दूसरे के संजात है। एल्काइन के सभी सदस्य क्या एक दूसरे के संजात है। एल्कोहल के सभी ग्रुप एक दूसरे के संजात है। जैसे एक ही जाति के होते हैं कि नहीं होते हैं, वैसे ही इनका ये इसी प्रकार कॉम्बिनेशन है। तो संजात है 2 संजात, और कर्मागत 2 संजात है, इनके बीच में कम से कम CH2 का अंतर होगा ही। 2 कर्मागत संजात के बीच में CH2 का अंतर होता है, ठीक है। लगा कर्मागत मतलब जैसे इसके अगला जो संजात है अभी अपने पढ़ा प्रोपेन C3H8, तो ये CH2 है अंतर है। तो संजातों के बीच में CH2 का अंतर नहीं होता है। संजातों के बीच में तो CH2 से अधिक अंतर होता है, लेकिन 2 क्रमांकगत संजातों के बीच में CH2 का अंतर होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये CH4 और C3H8 और C6H14 ये आपस में सारे संजात है, ठीक है ना। तो समावी और संजात अपन आगे इसको डिटेल में देखेंगे। अपन थोड़ा सा आपको यहाँ बता दिया है, इसको ध्यान रखते हुए चलना, ताकि जब अपन पढ़ेंगे समावी और संजात तो वहां पर जाते जाते आपका आधा काम हो जाएगा कंप्लीट, फिर आपको बहुत सिंपल लगेगा। अब मैंने ये बता दिया यहाँ से एच हटता है एक, तो उसको बोलते हैं एन प्रोफिल, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ से 2 एच मैं हटा दूं तो क्या बनेगा भाई CH2 और CH, ये 2 हटा दिए, इसको बोलेंगे, मैंने बता दिया अगर एक कार्बन से 2 एच हटा देते हैं तो उसे जो ग्रुप बनेगा उसे एल्किलिडीन ग्रुप कहते हैं। यहाँ कितने कार्बन है? 3 है, 3 को बोलेंगे प्रोप और लिडीन प्रोपेलिडीन, ठीक है। प्रोपेलिडीन क्यों बोलेंगे? क्योंकि एन प्रोपेलिडीन, इसमें प्रोपेलिडीन 2 प्रकार हो जाएंगे। एन प्रोपेलिडीन क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु से आपने 2 एच हटाए हैं, ठीक है। एन प्रोपेलिडीन, जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम आएगा, एन प्रोपेलिडीन क्लोराइड की अभिक्रिया एन प्रोपेलिडीन, मान लीजिए यहाँ Cl लगा दूं तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपेलिडीन क्लोराइड, ठीक है। कि क्या होता है जबकि एन प्रोपेलिडीन क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय QH के साथ करवाई जाए, ठीक है। या यूं होता है, क्या होता है जबकि एन प्रोपेलिडीन क्लोराइड की अभिक्रिया आपके जिंक के साथ करवाई जाए। जब आपको ये एन प्रोपेलिडीन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना आएगा ना तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये जैमडाई हैलाइड है। जैमडाई हैलाइड किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन जुड़े, उसको जैमडाई हैलाइड कहते हैं। विसिनल किसको बोलते हैं? पास के कार्बन परमाणु से अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े हो तो उसको विसिनल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 एच हटाओ तो क्या ग्रुप बनेगा भाई? तो ये ऐसे पड़ जाएगा आपका C और ये दोनों हट गए H। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आइसो, ठीक है। और क्या बोलेंगे? प्रोपेलिडीन, आइसोप्रोपेलिडीन। आइसो क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु से 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए, ये और ये 2 CH3 ग्रुप CH3, यहाँ पर भी CH3, दोनों ही क्या है आपके एक ही कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और रिडीन क्यों? क्योंकि आपके एक ही कार्बन परमाणु से 2 H हटा दिए गए हैं। और प्रोपे क्यों? प्रोप क्यों? क्योंकि 3 कार्बन है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपेलिडीन क्लोराइड। अगर Cl लिख दूं यहाँ पर और यहाँ पर लिख दूं Cl तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपेलिडीन क्लोराइड। Br2 लिख दूं तो आइसोप्रोपेलिडीन ब्रोमाइड। बात आई समझ में कि नहीं? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे एग्जाम में। जब तक आप रिएक्शन को बहुत बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएंगे, जब तक आपको नामकरण अच्छी तरह से नहीं आया हो, खत्म। वहां एग्जाम में सूत्र लेकर आपको कोई नहीं देगा। आधे लोगों को तो इसलिए केमिस्ट्री कठिन लगती है क्योंकि उनका बेसिक बहुत कमजोर होता है, ठीक है ना, ये बात है।
इसके बाद में मान लीजिए मैं n बराबर 4 कर दूं, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n और ये +2 होता है, ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र। C4 कर दूं तो C4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नहीं हो जाएगा है, और S कितने वो 8 और 2 10, C4H10। ब्यूटेन दो प्रकार की होती है नहीं होती है। C4 एक हुआ CH3, ये मान लो CH3 लिख दूं तो इसको बोलेंगे मेथिल, ठीक है, और ये CH2 लिख दूं तो क्या बोलेंगे इसको, एथिल, ठीक है। अगर मैं एक CH3 यहां कर दूं CH2 तो क्या बोलेंगे, N प्रोपील, और यहां अगर CH3 कर दूं तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन में भी N ब्यूटेन, ठीक है ना, N ब्यूटेन। ब्यूटेन अब आप कहेंगे प्रोपेन में तो आपने दो लिखी नहीं, प्रोपेन एक ही प्रकार की होती है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं। अब क्वेश्चन पूछा C4H10 के कितने समाप्ति होंगे, दो हो जाएंगे भाई, एक तो N ब्यूटेन और दूसरा ये आपका CH3 और ये CH3। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है आइसो। आइसो क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु से दो मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और प्रोपिल क्यों, प्रोपिल इसलिए क्योंकि आपका टोटल कार्बन इसमें कितने 3 है। अब मान लीजिए एक कार्बन आपको मैं और बढ़ा दूं CH2 कर दूं यहां, तो आपको बच जाएगा आइसोब्यूटिल, हो गया नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसकी वैलेंसी पूरी कर दूं तो ये नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अगर टोटल वैलेंसी अगर पूरी मैं इसको कर दूं तो इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। आइसो क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु पर दो मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, समझ गए बात को नहीं। और ब्यूटेन क्यों बोलते हैं, टोटल कार्बन कितने हैं आपके 4 है, इसलिए आइसोब्यूटेन इसका नाम हो गया। अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें दो प्रकार का कार्बन है, ये 1 डिग्री है, ये भी आपका 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ये अपन लोग पहले यहां से H चाहे हटाऊं चाहे यहां से H हटाऊं तो एक ही ग्रुप बनेगा। ये इसका जो ग्रुप बनेगा C4H10 का वो बनेगा C4H9, एक H हटाइए इसमें से C4H9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा CH3, CH2 और ये CH2 और ये CH2। बात आई समझ में कि नहीं। N ब्यूटेन का एक H हटाया, इसको बोलेंगे N ब्यूटिल। क्या बोलेंगे भाई, N ब्यूटिल। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है जब क्या होता है, जबकि N ब्यूटिल आपके N ब्यूटिल है, एल्कोहल है, उसकी अभिक्रिया किसे करवाई जाए, आपके कंसंट्रेटेड H2SO4 से करवाई जाए तो क्या होता है। या आपको से N क्या होता है, जबकि N ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया आपके एल्कोहलिक केवस या जलीय केवस के साथ करवाई जाए, क्या होता है जबकि N ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक कैल्शियम पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाई जाए। ये आप सभी बेहतर ढंग से तभी कर पाएंगे जबकि आपको इनका नामकरण आता हो अच्छी तरह से। अब इसी प्रकार से यहां से H हटाऊं और चाहे यहां से H हटाऊं, एक ग्रुप बनेगा, ये ग्रुप बन गया यहां से, और ये CH और ये CH3। अब मुझे बताओ इसका नाम कैसे होगा, इसका नाम का नाम तो अच्छे तरह ध्यान रखना। मुझे ये बताओ ये कौन से कार्बन से मैं H हटाया, कौन से कार्बन से H हटाया, कौन से कार्बन से H हटाया, 2 डिग्री से, यानी द्वितीयक है ना, द्वितीयक, ये द्वितीयक, द्वितीयक। और टोटल कार्बन कितने, टोटल कार्बन कितने 1 2 3 और 4, चार क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ब्यूट बोलते हैं। अब ये ब्यूटिल होगा क्योंकि ब्यूटेन में से आपने एक गैस हटा दिया है, तो इसका होगा द्वितीयक ब्यूटिल। समझ बात आई कि नहीं, ठीक है ना, सेकेंडरी ब्यूटिल बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या होता है जबकि सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक कैल्शियम के साथ, सॉरी, या आपके जलीय केवस के साथ या एल्कोहलिक केवस के साथ करवाई जाए। तो जब आपको लिखने के लिए आएगा तभी, या एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल कौन सी समाप्तता दर्शाता है,
समावि होता है तब हम तब पढ़ेंगे जबकि आपको आता हो इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। अब आप लोग इसको देखना, इसमें कितने प्रकार कार्बन है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। यहाँ से ऐसे हटाऊं चाहे यहाँ से हटाऊं चाहे यहाँ से हटाऊं एक ही ग्रुप बनेगा। और ये ग्रुप मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये हुआ CH3 और CH और CH2। क्या नाम है इसका भाई, इसका क्या नाम है, इसका नाम है पहले ही बता चुका हूँ, एक ही कार्बन प्रोटॉन से अगर दो CH3 समूह जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं आइसो, ठीक है। और आइसो है क्यों, क्योंकि एक कार्बन परमाणु से दो CH3 समूह जुड़े हुए इसलिए इसको आइसो बोलते हैं। ब्यूटिल क्यों बोलेंगे, क्यों टोटल कार्बन कितने हुए 4, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल क्या होता है, जबकि आइसोब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय केवस के साथ करवाई जाए। क्या होता है जबकि आइसोब्यूटिल क्लोराइड आइसोब्यूटिल एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाई जाए, ठीक है। और क्या होता है जबकि आपको आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जलीय केवस के साथ करवाई जाए। ये रिएक्शन तो आप तब करवा पाएंगे जब आपको ये लिखना आएगा। अब यहाँ से एस हटाऊं तो क्या बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता ही है आपका। मान लीजिए ये मैंने लिख दिया, इसको क्या बोलेंगे आप बता सकते हैं उसका नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आता ही रहता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन से कार्बन से अपने एच हटाया, सुनो कौन से कार्बन से एच हटाया, कौन से डिग्री कार्बन से एच हटाया बताओ, कौन से डिग्री कार्बन से, 3 डिग्री से। 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री से एच हटाया भाई, ये 3 डिग्री क्यों है कि 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 3 को बोलेंगे तर्त्यक, तरसी तर्त्यक। और टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन कितने हैं बोलो, 4, तो इसका नाम हो जाएगा तर्त्यक और ये ब्यूटील। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है जब ये तर्त्यक ब्यूटील एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाई जाए, तो सांद्र H2SO4 के साथ में तभी आप रिएक्शन कर पाएंगे जबकि पहले आपको तर्त्यक ब्यूटील एल्कोहल का सूत्र लिखना आना चाहिए, समझ आएगी नहीं है। अब आपको ये हो गया टोटल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा C4H9 के कुल कितने समावी होंगे, तो आप क्या उत्तर देंगे इसका। समावी किसे कहते हैं, समावी वे यौगिक होते हैं जिनका क्या होता है अणु सूत्र समान होता है, देखिए संरचना सूत्र भिन्न होता है। अब देखो इन सभी का, ये पहला देखूं, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इन चारों का अणु सूत्र ये है, इन सभी में 4 कार्बन और 9 हाइड्रोजन, आप किसी में गिन दो है कि नहीं है, चारों में। लेकिन संरचना सूत्र इसमें 4 की चेन बन रही है, इसमें 4 के संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है कि नहीं। तो यहाँ का H हटाया हुआ है, यहाँ का H हटाया हुआ है, यहाँ का आइसोब्यूटिल है, तर्त्यक ब्यूटिल है। तो ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो, उन्हें क्या बोलते हैं, समावी बोलते हैं आपस में, ठीक है। इसी प्रकार C4H10 के 2 समावी है, इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। बात आगे समझ में आई नहीं बात, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आपके आना शुरू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा मैं आपसे, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरह हर एग्जाम में आता है, C4H10O के कुल कितने समावी होंगे, कुल कितने समावी, हाउ मेनी आइसोमेरिज्म ऑफ आपके C4H10O। ये लगभग क्वेश्चन बार बार आता ही रहता था प्रत्येक एग्जाम में। अब मुझे ये बताओ, मान लीजिएगा मैं यहाँ इसके आगे OS लगा दूं, इसके आगे OS लगा दूं तो उसमें C4 है नहीं, हो गया कि नहीं भाई, और H 9 और ये 10 हो गया, 10 हो गया कि नहीं भाई, एक ऑक्सीजन हो गया कि नहीं हो गया, समझ आ गया नहीं गया। तो प्रत्येक पे मैं OS लगा दूं, यहाँ OS लगा दूं, यहाँ OS लगा दूं, यहाँ OS लगा दूं, ठीक है। तो कितने समावी हो जाएंगे, 4 तो एल्कोहल समावी होंगे और 3 होंगे आपके ईथर के समावी, टोटल 7 समावी होंगे, ये याद करना है। ईथर के कौन से होंगे आप अपन आगे धीमे धीमे पढ़ेंगे। तो C4H10 होंगे कुल कितने समावी होंगे, 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आई बात को नहीं।
बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आईयूपीएसी नाम वगैरह इनकी रिएक्शन है वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ, मान लीजिए मैं पूछूं, तो मान लीजिए मैं बच्चों को रटा देता था, पहले याद करके रखो, तैयार ही मिलता था ये क्वेश्चन, C4H10O के कुल टोटल समाविक कितने होंगे, तो टोटल समाविक होंगे 7, और कभी कभी एग्जाम में घुमा के पूछ देते थे C4H10O के कुल एल्कोहल समाविक कितने होंगे, तब उसका आंसर 4 होता था, एल्कोहल तो 4 होंगे, 3 ईथर पड़ेंगे, टोटल 7 होंगे, है ना। अब अगला क्वेश्चन मैं एक और पूछ लेता हूँ कि C4H9Cl के कुल कितने समावि होंगे, के कुल समावि कितने होंगे, कुल कितने समावि होंगे, कुल कितने समावि होंगे, C4H9Cl के टोटल समावि कितने होंगे। अब आप यहाँ Cl लगाओ, यहाँ Cl लगाओ, यहाँ Cl लगाओ, यहाँ Cl लगाओ, टोटल कितने समावि होंगे, 4, ठीक है ना। तो आपका C4H9Cl के कुल समावि कितने होंगे, आपके 4 समावि होंगे टोटल। ये बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी, और C4H10O के कुल कितने समावि, 7, 4 एल्कोहल और 3 ईथर, और C4H9Cl के कुल कितने समावि होंगे, कुल कितने समावि होंगे आपके 4, ठीक है ना। कौन कौन से होंगे, क्या इसके आईयूपीएसी नाम होंगे, जैसे इसके नाम पूछे हैं, सादा नाम क्या होगा, एक होगा एन ब्यूटिल क्लोराइड, दूसरा होगा द्वितीय ब्यूटिल क्लोराइड या सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीय क्या होगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, चौथा क्या होगा प्रत्येक ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है ना। ये 4 नाम हो गए। अगर OH यहाँ लगा दूं तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपके, यह हो जाएगा आपके एन ब्यूटिल अल्कोहल, और तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल, द्वितीय ब्यूटिल अल्कोहल, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल और तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल, सीधी सी बात है, समझ आई बात को नहीं है। हाँ, और अपन एक व्युत्पन्न पद्धति होती है पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्युत्पन्न पद्धति को आप अगर आपके एल्किल ग्रुप आपको अच्छी तरह से नहीं आते हैं तो आप लोग इसको समझ नहीं पाएंगे किसी भी सूत्र में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अब आगे मान लीजिए मैं आपको पूछूं कि CH3CH2, सॉरी पहले यहां से लिख देते हैं, C4S10 हो गया, अब C5 5 लगा दो, C5H12 हो जाएगा, ठीक है, C5H12 ये क्या है, पेंटेन, क्या भाई, पेंटेन। अब पेंटेन कितने प्रकार की होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूं भी एग्जाम में पूछ देते हैं, C5S12 के कुल कितने समावि होते हैं, ठीक है। जैसे C4H10 के टोटल समावि कितने होते हैं भाई, C4H10 के टोटल समावि कितने थे, C4H10 के टोटल समावि थे 2, ठीक है। C4H9 के टोटल समावि कितने, एल्किल ग्रुप थे ना, ब्यूटिल है, वो थे 4। फिर ब्यूटिल एंड ब्यूटिल कलर C4H9Cl के टोटल समावि कितने, 4, और C4H10O के टोटल समावि कितने हो गए, 7, 4 + 3, बात आई समझ में नहीं। अब अपन लोग इसके समावि देखते हैं, इसके कितना हुआ, एक तो हो गया आपके सीधा सा CH3 CH2 और ये CH2 और CH2 और CH3, कितने कार्बन हो गए इसमें, 3 और 2 पेंटेन, इसका नाम होगा एन पेंटेन, ठीक है, इसका क्या नाम होगा, एन पेंटेन, एन पेंटेन, सॉरी एन पेंटेन नहीं, पेंटेन दो जब एच हटाएंगे तो होगा, ठीक है, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, एन का मतलब नॉर्मल पेंटेन। और दूसरा हो जाएगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3 और ये CH3 और ये CH और CH2 और CH3, कितने हुए भाई इसमें कार्बन, कितने हुए बोलो, 5 हो गए। इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो इसका नाम, एक कार्बन प्रोटॉन से 2 CH3 जरूर जुड़े हुए तो इसको क्या बोलते हैं, आइसो। और टोटल कार्बन कितने होंगे भाई, टोटल कितने कार्बन है, 5 पेंटेन, आइसो पेंटेन। अच्छा, और इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
CH3 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 और CH3। अब एक बार क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया कि C इसका नाम है नियोपेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा नियोपेंटेन। अब यूं पूछा एग्जाम में कि नियोपेंटेन में आपके 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, कितने होंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन 0, क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कहां से होगा, बात आई समझ में नहीं। इसमें 3 डिग्री आपके जो है हाइड्रोजन शून्य होंगे। अब मुझे बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, नियम आपके 4 हो गए कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री और 1 डिग्री, प्रत्येक पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए तो टोटल कितने हो गए 12। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए 12, ठीक है। 3 डिग्री 0, बात है समझ में नहीं ऐसे। अब इसमें से यहां से H हटाऊं तो क्या बन जाएगा, कौन सा ग्रुप बनेगा CH3 और CH2 और ये CH2 और CH2 और CH2, इसका नाम होगा एन पेंटिल समूह, ठीक है। एन पेंटिल को एमिल भी बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसका ये मैंने पहले ही करवा दिया, एक कार्बन परमाणु से अगर 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हो तो उसको बोलते हैं आइसो, और इसमें टोटल कितने कार्बन हो गए 5 हो गए, इसलिए इसको बोलेंगे आइसोपेंटिल, आइसोपेंटिल बोलेंगे, आइसोपेंटिल, ठीक है, आइसोपेंटिल समूह बोलेंगे। अब ये नियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिएगा ये नियो में क्या स्थिति बताऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है नियो। नियो का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटिल। अब नियो ग्रुप की पहचान क्या है, मुझे एक चीज बताओ, नियोपेंटिल न्यू ग्रुप की पहचान क्या है, न्यू ग्रुप की पहचान ये है कि एक ही कार्बन परमाणु पर कितने ग्रुप CH3 ग्रुप जुड़े होने चाहिए 3, ठीक है। अब मुझे ये बताओ एक ही कार्बन परमाणु पर तो इस पर भी 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्या इसको नियो बोलेंगे, पीछे अपन पढ़ा है, इस पर भी 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको नियो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे तर्कक ब्यूटील, क्योंकि नियो में कम से कम 5 कार्बन होना जरूरी है, ठीक है ना। कितने कार्बन होना जरूरी है 5 से कम का नियो होता ही नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस में नियो समूह मौजूद है, तो पहले अपने उसका संरचना सूत्र लिखेंगे और ये देखेंगे कि एक कार्बन परमाणु पर 3 CH3 ग्रुप का इसमें जुड़े हुए हैं। अगर 2 CH3 ग्रुप एक कार्बन परमाणु पर जुड़े होंगे तो उसको बोलेंगे आइसो, और 3 जुड़े होंगे तो उसको बोलेंगे नियो। लेकिन नियो में कम से कम 5 कार्बन होना जरूरी है, नियो में 5 से कम का तो नियो ग्रुप होता ही नहीं है, आइसो 3 होते हैं कार्बन, ठीक है। 2 किसी से जुड़े होंगे 2 CH3 ग्रुप, ठीक है ना। इसलिए नियोपेंटिल, नियो में टोटल कितने CH3 ग्रुप जुड़े होंगे कार्बन पर 3, और कितने का होगा 5, ये नियो ग्रुप है इसमें, क्यों, क्योंकि एक कार्बन से 1 2 और 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। और पेंटिल क्यों, क्योंकि 5 कार्बन है, समझ में आ गई बात को नहीं। तो इसमें आप लोग नियो ग्रुप की चर्चा करेंगे, नियो ग्रुप आपके एग्जाम में खूब काम में आएगा। नियो ग्रुप आगे खूब आपके एग्जाम में आता है, ये है। अब नियो का क्या मतलब होता है, नियो का मतलब होता है कि एक कार्बन परमाणु पर कम से कम कितने ग्रुप CH3 ग्रुप जुड़े होने चाहिए 3, ये 3 जोड़ दिए, फिर भी ये नियो नहीं है, ये तर्कक ब्यूटील है, क्योंकि नियो में 5 कार्बन होना जरूरी है। ये आपका हो गया नियो, और ये पेंटिल, पेंटिल क्यों, टोटल कार्बन 5 हो गए, इसी नियो पेंटिल है। अब मान लीजिए ये मैं कर दूं CH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बता सकते हो, क्या होगा नियो, नियो क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु से कितने CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं 1 2 3, ठीक है, इसलिए नियो, और इसके साथ 5 कार्बन भी है, 5 से अधिक है अच्छी बात, टोटल कार्बन कितने हुए 6 हो गए, इसमें हो गए ना, तो इसको बोला नियो हेक्सीन, ठीक है, नियो हेक्सीन। अब आपको एग्जाम में पूछे क्या होता है जब नियो हेक्सीन एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवाई जाए,
क्या होता है जब नियो पेंटिल एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवाई जाए? समझ गए मेरी बात को नहीं? और क्या होता है जबकि नियो हेक्सिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक केओएस के साथ में करवाई जाए? ठीक है ना? ये तभी आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे जबकि आपको इसका नामकरण आता हो। अब मान लीजिए मैं किसी से पूछूं, ये नियो हेक्सिल हो गया, ठीक है, ये मिटा दूं मैं इसको यहां से, ठीक है, और अगर मैं ये CH2 लिख दूं तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? अब मुझे बताओ, एक ही कार्बन परमाणु पर 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए, 1 2 और 3 जुड़े हुए हैं, बात आई समझ में नहीं? और इसके साथ में टोटल कितने कार्बन है? 3 और 4 5 6 और 7, तो इसका नाम होगा नियो हेप्टिन। समझ आया कि नहीं? नियो हेप्टिन। खैर अपने इतना बड़ा पूछे ही नहीं, 5-7 कार्बन तक का है, फिर भी एक बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब इसकी उपयोगिता क्या है थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। नामकरण करेंगे तो बाद की बात है अलग से। एक व्युत्पन्न पद्धति होती है ना, उस व्युत्पन्न पद्धति में एल्कोहलों का नाम है ना, इसको आधार मान के किया जाता है, ठीक है? एल्कोहलों का नामकरण है ना, वो इसको आधार मान के किया जाता है, मैथिल एल्कोहल को। और व्युत्पन्न पद्धति में इस मैथिल एल्कोहल को बोलते हैं कार्बिनोल। क्या बोलते हैं इसको? कार्बिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई? कार्बिनोल बोलते हैं मैथिल एल्कोहल को। अब आपके इस बार एग्जाम में एक बार क्वेश्चन एग्जाम आया, क्या एग्जाम आया, इसमें गलत सारना सही सारना है कि एथिल एल्कोहल, सॉरी, एथिल एल्कोहल को व्युत्पन्न पद्धति में एथिल कार्बिनोल कहते हैं। ये सही है गलत है, ये पूछना था, करना था, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, कार्बिनोल किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैथिल एल्कोहल को। इस मैथिल एल्कोहल का एक H अपने हटाया, ठीक है, और वहां पर CH3 ग्रुप लगा दिया, तो ये तो हो गया कार्बिनोल, हो गया नहीं हुआ? और लगाया क्या? मैथिल। तो एथिल एल्कोहल को व्युत्पन्न पद्धति में मैथिल कार्बिनोल कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। एक बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया बताऊं कि एथिल एल्कोहल को व्युत्पन्न पद्धति में एथिल कार्बिनोल कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत? क्यों है? एथिल कार्बिनोल नहीं कहते हैं, ये व्युत्पन्न पद्धति में कार्बिन CH3OH को कार्बिनोल कहते हैं। कार्बिनोल को आधार बना करके बाकी वाले जो आपके एल्कोहल व्युत्पन्न किए जाते हैं उनका नामकरण किया गया है। इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? आपको बोलते हैं मैथिल कार्बिनोल। अब मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए ये CH3 CH2 और ये CH2OH है, इस एल्कोहल का क्या नाम है? इस एल्कोहल का नाम अभी अपने ग्रुप में पढ़ा कि इस ग्रुप को बोलते हैं एन प्रोपिल। इसका नाम होगा एन प्रोपिल एल्कोहल। अब आपको पूछे कि एन प्रोपिल एल्कोहल का व्युत्पन्न पद्धति में क्या नाम होगा? तो व्युत्पन्न पद्धति में एल्कोहल को बोलते हैं कार्बिनोल। ये इस इतने को बोल दिया कार्बिनोल, और कौन सा ग्रुप लगा? एथिल, तो इसका नाम होगा एथिल, और ये कार्बिनोल। समझ में आ गई बात वो नहीं? अब मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। इसका पूछे मान लीजिए CH3 CH2 और OH, CH2 और ये OH, इसको अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसको बोलते हैं आपके एन ब्यूटिल एल्कोहल, है ना? इतने को आप क्या बोलते हैं? इतने को बोलते हैं कार्बिनोल। और कार्बिनोल का कौन सा ग्रुप जुड़ा? एन प्रोपिल, तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल और कोई कार्बिनोल। कार्बिनोल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एन प्रोपिल कार्बिनोल, ठीक है ना? आईयूपीएसी अपन लोग बाद में दिखेंगे। इसकी उपयोगिता क्या है मैं आपको यहाँ और बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा। अब आपको एक बार क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना? मान लीजिएगा ये CH3 और CH3 और ये CH3, ये बहुत कठिन क्वेश्चन माना जाता था। ये पहले तो इसका पूछ देता है, इसका रिएक्शन पूछ देता है कि तत्व ब्यूटिल एल्कोहल के विक्रिया उससे करवाएंगे, सांद्र H2SO4 से कराएंगे तो क्या होगा, डाइजेडेन Cl2 से कराएंगे तो क्या होगा, वो अलग चीज है।
दूसरा ये है कि इसका व्युत्पन्न पद्धति में क्या नामकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आईयूपीएसी नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी जब आईयूपीएसी पढ़ेंगे तब अपन वो करेंगे। व्युत्पन्न पद्धति में आप लोग देखिए, इसको बोलते हैं कार्बिनोल, यानी इस ये कार्बिनोल है ना, कार्बिनोल के तीनों एच हटाए, हटाए नहीं हटाए, और तीनों एच हटा के 3 मैथिल ग्रुप लगा दिए। 3 मैथिल ग्रुप को बोलते हैं ट्राई, 3 को ट्राई और मैथिल ग्रुप इसलिए बोलते हैं ट्राई मैथिल कार्बिनोल। ठीक है, ट्राई मैथिल कार्बिनोल। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्राई मैथिल कार्बिनोल का आईयूपीएसी नाम निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है ना, तो पहले आपको ट्राई मैथिल कार्बिनोल क्या होता है वो लिखना आना चाहिए, और उसके बाद में आप लोग आगे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा। ठीक है ना, और थोड़ा सा मैं वापस दोहरा लेना चाहता हूँ। आज जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपने आज की चीज को बहुत अच्छी तरह समझ लिया तो इसका मतलब है आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मुख्य मैंने एल्किलिडीन ग्रुप क्या होते हैं, एक ही अगर आपके कार्बन से 2 एच हटाएंगे एल्किलिडीन, एच जैसे प्रोपेलिडीन, आपका एथिलिडीन, एन प्रोपेलिडीन, आइसोप्रोपेलिडीन। ठीक है, और इसके साथ में मैंने ये भी बताया C4H9 के टोटल कितने समावी होंगे। ठीक है, और इसके साथ में C4H9 के टोटल समावी 4 होंगे। अगर C4H9 कर दें तो इसके टोटल समावी कितने होंगे। एक बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, C4H9Cl शो करता है, दिखाता है, क्या दिखाता है, इसमें प्राथमिक एल्किल हैलाइड है कि नहीं है, द्वितीयक है कि नहीं है, तृतीयक है कि नहीं है, ये प्राथमिक, केवल प्राथमिक, केवल द्वितीयक, केवल तृतीयक, इसमें तीनों ही है। प्राथमिक कार्बन से एन ब्यूटिल क्लोराइड प्राथमिक हो जाएगा, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड क्या हो गया आपका सेकेंडरी हो गया, और तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड क्या हो गया तृतीयक हो गया। तीनों ही शो करता है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम आया हुआ है। और C4H10 ओके टोटल कितने समावी होते हैं, 7 होते हैं, ये तो खूब क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है। इसमें एल्कोहल कितने होते हैं, एल्कोहल 4 होते हैं, और इथर कितने होते हैं, 3 होते हैं, टोटल आपके 7 होते हैं। इसके साथ में मैंने न्यू ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू एक ही कार्बन परमाणु से कितने CH3 ग्रुप जुड़े होने चाहिए, 3 जुड़े होने चाहिए, और टोटल कार्बन कम से कम कितने होने चाहिए आपके 5 से कम का न्यू ग्रुप नहीं होता। इसी प्रकार से आइसो जो ग्रुप है जिसमें एक कार्बन पर टोटल कितने 2 CH3 ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ये आपको बताया। और इसके साथ में ये भी बताया कि व्युत्पन्न पद्धति में आपके एल्कोहलों का नामकरण कार्बिनोल मैथिल एल्कोहल का आधार बना के किया जाता है। और इसके उपयोग बताए, अगर एल्किल ग्रुप आपको अच्छी तरह नहीं आते हैं ना तो उसका व्युत्पन्न पद्धति में एल्कोहलों का नामकरण आप नहीं कर पाएंगे, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कितना इंपॉर्टेंट है इसकी अपन ने चर्चा की। इसी तरह के आपको सारे देखना चाहिए। आज इतना ही, और कल आगे देखेंगे, कल प्रश्न जो भी है। ठीक है, ओके बाय।